तो आज का टॉपिक है हमारा ग्रीष्म ऋतु। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप की जो पट्टी होती है उत्तर की ओर खिसक जाती है। जब भूमंडल के की टेम्परेचर वाली जो पट्टी होती है जब उत्तर की ओर खिसक जाती है तब मार्च से मई तक कब पड़ती है हमारे गर्मी? कौन कौन से महीने में? मार्च से शुरू हो जाती है। मार्च में हल्की हल्की गर्मी का हमें एहसास होने लगता है। मार्च से मई के महीने में तक भारत में क्या रहती है? ग्रीष्म ऋतु रहती है। मार्च से मई, क्योंकि जून में तो मानसून दस्तक दे जाता है। तो मार्च टू मई में क्या रहता है? कौन सा सीजन रहता है? समर सीजन। और सबसे गर्म महीना भी मई रहता है, होता है कि नहीं? तो हालांकि गर्मी जून जुलाई में भी बहुत पड़ती है, चिपचिपी गर्मी पड़ती है, उस समय आर्द्रता बहुत अधिक होती है। जिन विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड गए तापमान को देखकर यह अंदाजा लगाया जाता है कि गर्मी कितनी है। हर अक्षांश पर टेम्परेचर अलग अलग होता है। जब हम उत्तर की ओर जाते हैं, जिन जगहों पर जम्मू कश्मीर जिन अक्षांशों पे बसा है वहां पे गर्मी थोड़ी कम होती है। तो हर अक्षांश पर टेम्परेचर अलग होता है और उस हिसाब से हमें गर्मी का पता चलता है। मार्च में दक्कन के पठार का तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस रहता है। दक्कन मार्च में, ये दक्कन का पठार है जहाँ महाराष्ट्र स्थित है, यहाँ 38 रहता है। मैंने बताया ना, जो तटीय प्रदेश होते हैं उनमें टेम्परेचर में ज्यादा हेरफेर नहीं होती, ज्यादा बदलाव नहीं आता है। हमारी तरफ टेम्परेचर 45, 42, 43 डिग्री पहुंच जाता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान मैंने बताया ना, यहाँ तो 38 रहता है, बट जैसे ही हम मध्य प्रदेश गुजरात इधर आते हैं 42 डिग्री से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ गर्मियों में गर्मी ज्यादा पड़ती है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। और पश्चिम ये है हमारा राजस्थान, है ना? राजस्थान में तो 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। कितना पहुंच जाता है? 45 डिग्री तक। तो टेम्परेचर अलग अलग हो जाते हैं। उत्तर में तो थोड़ा सर्दी का मौसम रहता है, लेकिन वहां भी क्या होता है, गर्मी के समय में गर्मी पड़ती है और वहाँ 20 डिग्री के आसपास रहता है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह में। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। और जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ट्रायंगल शेप का, यहाँ मैंने कहा ना, जो जलवायु होती है समकारी होती है, ना तो तापमान ज्यादा होता है ना वहाँ जो तापमान कम होता है। तो गर्मी का बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता, न सर्दी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो हमारे यहाँ दक्कन का पठार का गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर 38 डिग्री होता है, ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश गुजरात की साइड जब हम जाते हैं तो 40 डिग्री होता है, और जब हम राजस्थान की तरफ जाते हैं गर्मियों में तो 45 डिग्री और कभी कभी इससे भी ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। बट जितने भी हमारे प्रायद्वीपीय भारत के जो राज्य हैं वहाँ जलवायु समकारी रहती है, मॉडरेट रहती है, टेम्परेचर में बदलाव बहुत ज्यादा नहीं होते, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा सर्दी। जैसे महाराष्ट्र है, बैंगलोर है, जो भी उस साइड बसे हुए हैं। तो देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है। उत्तरी भाग ये वाला है, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ टेम्परेचर में एकदम टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? टेम्परेचर एकदम इंक्रीज हो जाता है और वायु दाब में कमी आती है। जब भी वायु दाब में कमी आएगी, एयर प्रेशर में कमी आएगी, तापमान हमेशा इंक्रीज होगा। ये ध्यान रखना, जब भी वायु दाब में क्या आएगी? कमी आएगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, है ना? ध्यान रखना इस चीज का। वायु दाब में कमी होती है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। मई के अंत में, जब मई आता है, अंत में उत्तर पश्चिमी में थार के रेगिस्तान से लेकर पूरब तक, दक्षिण पूर्व में पटना, छोटा नागपुर का पठार कम दाब बनता है और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और चारों तरफ क्या होता है? गर्मी का मौसम होता है। लू जानते हो ना, गर्मियों के मौसम में चलते, मई के महीने में बहुत तेज हवाएं चलती हैं, है ना? दोपहर के समय में सब कहते हैं धूप में मत निकलो, लू लग जाएगी। लू ग्रीष्मकाल का प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी एवं शुष्क पवनें होती है, ड्राई होती है, बिल्कुल ड्राई हवाएं होती हैं, जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में मतलब यहाँ झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश भी आ जाएगा, इसमें राजस्थान भी आ जाएगा। यहाँ लू चलती है। इन हवाओं को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आता है। दिन के समय में धूल भरी और शुष्क हवाएं उत्तर से उत्तर पश्चिमी भागों में चलती हैं, वो क्या कहलाती हैं? लू।
कभी कभी ये देर शाम तक भी जारी रहती है। कभी कभी आपने देखा ना, शाम को भी गर्म हवाएं लगती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक होता है। सबको पता है, लू यदि लग जाती है, आदमी बीमार हो जाता है, कई बार उसकी डेथ भी हो जाती है, तो मर भी जाता है वो। ये उत्तर भारत में मई के महीने में रात सामान्यतः धूल भरी आंधियां चलती हैं। आपने देखा है कभी कभी इतनी आंधी चलती है, कितनी मिट्टी हो जाती है। अगर आप स्कूल में आते हो, पत्ते झड़ जाते हैं, तो कभी कभी धूल भरी आंधियां भी चलती हैं उस समय, मई के महीने में। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम तो देती हैं, जब ये चलती है ठंडक सी हो जाती है, बट आंधी तूफान ऐसा मचा देती है कि घर भी गंदे हो जाते हैं, मिट्टियां उड़ उड़ के इतनी आ जाती है। बट ये थोड़ा आराम देती है, क्योंकि कई बार इनके संग बूंदाबांदी भी हो जाती है, तो ये गर्मी से राहत देती हैं, क्योंकि ये तापमान को तो कम कर देती हैं और तथा अपने साथ ठंडी एवं हल्की वर्षा भी लाती हैं। आपने देखा ना, जब आंधी तूफान चलते हैं मई के महीने में, तो गंदगी तो हो जाती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी राहत भी मिलती है कि मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये अपने संग क्या लाती है, बूंदाबांदी करती है अपनी। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाएं चलती है, तेज हवाएं चलती है, गरज के साथ बिजली कड़कने लगती है। आपने देखा होगा, और नहीं हो तो अब देखना आगे से। बिजली कड़कने लगती है, कभी कभी मूसलाधार बारिश भी होती है, साथ में हिमवृष्टि भी होती है, ओले भी पड़ते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी ओले भी पड़ जाते हैं। बैसाख के महीने में होता है ये, ज्यादातर मई जून में। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है, काल बैसाखी किस राज्य में इसकी वजह से नुकसान होता है? तो ये कहाँ होती है? बैसाख के महीने में ये हवाएं चलती हैं, गरज के साथ चलती हैं। जन धन, जन माने लोग और धन माने पैसे, दोनों की बर्बादी होती है। और ये कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। बहुत तेज हवाएं चलती हैं, जिन्हें काल बैसाखी कहते हैं। काल बैसाखी मतलब इसके उसमें बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहा जाता है, क्योंकि इसके कारण जन और धन दोनों की हानि होती है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्राय पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। मतलब मानसून से पहले केरल और कर्नाटक में बारिश होती है, मानसून आने से पहले, जिसे प्री मानसून भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री मानसून। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। क्या पक जाते हैं? आम। जिसे इंग्लिश में प्री मानसून कहते हैं और हिंदी में आम्र वर्षा। क्या कहते हैं? आम्र वर्षा। क्योंकि इसकी वजह से जब पहले बारिश हो जाती है मानसून से आने से पहले, तो आम जल्दी पक जाते हैं। कहाँ? केरल और कर्नाटक में। जिस समय हमारे आम आते भी नहीं है, वहां पक जाते हैं, तो इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। ये प्री मानसून के उसमें होता है। तो ध्यान रखना, आम्र वर्षा की वजह से क्या होता है? आम जल्दी पकते हैं। कहाँ? केरल और कर्नाटक में। ये लिख लो। तो ये हमारी आपकी कौन सी ऋतु पूरी हुई? ग्रीष्म ऋतु। क्या क्या हमने इसमें ग्रीष्म ऋतु में देखा कि ग्रीष्म ऋतु में मार्च से मई के महीने में ग्रीष्म ऋतु का वो रहता है, समय रहता है। वायु दाब कम होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और टेम्परेचर महाराष्ट्र में 80 डिग्री रहता है। उत्तर पश्चिमी भागों में कितना रहता है? 42 डिग्री। जब हम बिल्कुल पश्चिमी तरफ जाते हैं तो 45 डिग्री राजस्थान की तरफ हो जाता है। इसमें लू चलती है। जब लू चलती है हमारे उत्तर पश्चिमी भागों में, दिन के समय में चलती है, ये घातक होती है, शुष्क और ड्राई होती है, और ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद मई के महीने में कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं, आंधी तूफान से चलते हैं, और अपने साथ बारिश लाती है वो, जिससे थोड़ी राहत तो मिलती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये बहुत तेज गरज के साथ होती है, जहाँ बहुत सारा नुकसान भी होता है, तो इसे काल बैसाखी कहा जाता है। कर्नाटक और केरल में मानसून से पहले बारिश होती है, जिसे प्री मानसून कहते हैं, और उसमें क्या होता है? आम जल्दी पक जाते हैं, उसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। तो एक ग्रीष्म ऋतु का आपको समझ में आ गया। पॉइंट आप 5 पॉइंट अपने आप बना सकते हो इसके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक मानसून का होगा। अब चलो, तो वो बताया था आपको प्रस्फोटन। जब मानसून बारिश एकदम तेज हो जाती है तो मानसून फट जाता है। मानसून को प्रस्फोटन कहते हैं। मतलब बहुत अधिक मात्रा में जब बारिश होती है लगातार, उसे कहते हैं मानसून फटना। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। कई बार होता है बारिश हो रही होती है और एकदम रुक जाती है, कई कई हफ्तों तक बारिश नहीं होती। जैसे हमारे भी हापुड़ में 2-3 बार बारिश हुई और फिर हुई ही नहीं, मानसून में विराम लग गया। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के मौसम के अंतराल रहते हैं। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती रहती है, और कई बार ऐसा होता है वर्षा रहित अंतराल हो जाते हैं, बारिश होती ही नहीं है। फिर 1-2 बार हो गई, फिर बारिश होती ही नहीं है, तो इसे वर्षा अंतराल कहते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी की गति से संबंधित होते हैं।
जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है, मैदान उत्तरी मैदान जो हमारा जहाँ हम लोग रहते हैं की ओर होता है, तब क्या होता है, इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। जब मानसून के गर्त का ये जब मानसून इस साइड में आता है उत्तरी मैदान की तरफ, तब तो बारिश अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है मानसून के गर्त की। और जब मानसून दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है, जब मानसून का अक्ष मानसून का जो वो है जो यहाँ चला जाता है हिमालय की तरफ, तब क्या होता है, बारिश क्या होती है, कम होती है। ध्यान रखना इस चीज को। तब लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है। जब अक्ष कहाँ आ जाता है उत्तर के मैदानों की ओर, तो बारिश होती है, और जब हिमालय की तरफ चला जाता है तो मौसम शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है। नदियों के हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाश आते हैं। कई बार जब हिमालय से ज्यादातर नदियां निकलती है और जब यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है तो मैदानों में, ये नदियां मैदानों में ही तो आती है बहकर, गंगा के मैदान में, और बहुत सब विनाश लाती हैं। जैसे बिहार में, असम में कितना ज्यादा विनाश हुआ इस बार बारिश से, क्योंकि ये सारी नदियां हिमालय से तो आ रही हैं और बहुत ज्यादा बारिश की वजह से ओवरफ्लो हो जाती है, बाढ़ आ जाती है। मैदानों में भारी क्षति करके जान और माल दोनों की क्षति होती है। मतलब जान मतलब लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, बह जाते हैं, गांव के गांव बह जाते हैं, सामान उनका उसके साथ चला जाता है, तो जान और माल की भारी क्षति होती है। और मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय, और इन निम्न दाब, यदि निम्न दाब होता है तो ये मानसून की मात्रा को भी निर्धारित करता है। मानसून और मानसून के कारण क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आती है। बाढ़ किन जगहों पर आती है, ज्यादातर आपने देखा ब्रह्मपुत्र नदी में, असम की साइड, केरल में और बिहार में, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसके कारण भी एक भाग में बाढ़ आती है तो कई बार दूसरे भागों में सूखा पड़ता है। अब देखिए बिहार में इतनी बारिश हुई, बट हमारी तरफ हुई क्या, बारिश नहीं हुई ना। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जगहों पर निम्न दाब की वजह से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है और कुछ जगह निम्न दाब नहीं बनता तो बारिश कम होती है। और इस तरह इसका आगमन एवं वापसी दोनों होते हैं। आगमन जून में शुरू होता है, वापसी मानसून की कब शुरू होती है, सितंबर, मध्य सितंबर में शुरू होती है। इसलिए कभी कभी देश के किसानों के कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। मानसून की जो वापसी होती है कई बार क्या होता है, अव्यवस्थित होती है, रेगुलर होती है। कई बार जब बारिश नहीं पड़नी चाहिए तब भी पड़ जाती है, और जो भारतीय किसान है उनको इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। तो मानसून आने का समय तो है, लेकिन वापसी का कोई कई बार निश्चित समय नहीं होता। बारिश जब नहीं होनी चाहिए जब हो जाती है, और कई बार उनकी फसल बिल्कुल किसानों की खराब हो जाती है। अब मानसून की वापसी अक्टूबर नवंबर के दौरान मानसून दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति कारण निम्न दाब वाले गर्त में चला जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, मानसून शिथिल हो जाता है। जब निम्न दाब बनता है तो मानसून कमजोर पड़ जाता है और पूरे भारत से अक्टूबर नवंबर में खत्म हो जाता है। क्योंकि अक्टूबर से तो क्या होता है, सर्दी शुरू हो जाती है हल्की हल्की, तो अक्टूबर से तो पूरे भारत से मानसून चला जाता है और धीरे धीरे पीछे को हटने लगता है। अक्टूबर के प्रारंभ में ये मानसून पवने उत्तरी मैदान से हट जाती है। जो मानसून जिन पवनों से बारिश होती है, ये पवने उत्तर भारत से पूरी तरह से हट जाती हैं। अक्टूबर और नवंबर का महीना कैसा होता है, थोड़ा ठंडा होने लगता है। गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। अक्टूबर से नवंबर का महीना गर्म ऋतु से शरद ऋतु में बदलता है। किसमें बदलता है, गर्म मौसम से जो किसमें बदलने लगता है, ठंडे मौसम में। धीरे में नवंबर, थोड़ा थोड़ा आपको सुबह फील होती होगी, ठंड होती होगी ना, तो अब धीरे धीरे गर्म से किसमें बदल रहा है, मौसम ठंड में बदल रहा है। आसमान साफ हो जाता है, तापमान में वृद्धि कम हो जाती है, दिन का तापमान उच्च रहता है, रात में ठंडी होती है, सुहावनी होती है, और उच्च तापमान और आर्द्रता वाली स्थिति के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। कई बार चिपचिपा हो जाता है मौसम, तो दिन में गर्मी लगने लगती है। इसे सामान्यतः जब दिन में बहुत ज्यादा गर्मी या चिपचिपापन लगता है तो इसे क्वार की उमस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार की उमस, अंडरलाइन कर लो। अक्टूबर में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। अक्टूबर में तापमान में कमी आने लगती है, देखो ना, धीरे धीरे कमी आने लगती है। नवंबर में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है, और फिर क्या होता है, चक्रवात आते हैं कई बार, और ये चक्रवात
व्यापक नुकसान करते हैं। जब निम्न दाब बंगाल की खाड़ी पर बनता है तो चक्रवात आते हैं और इन साइक्लोन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान, आंधी तूफान आते, कहते हैं ना उस वाले समुद्र में चक्रवात आ रहे हैं। कितने नाम भी दे रखे हैं, कटरीना नाम है किसी का, और सुनामी था, कितने नाम है इनके आते रहते हैं, हिना, ये सारे नाम इन तूफानों के ही हैं। और इसी वजह से गांव के गांव खाली करवाने पड़ते हैं जो किनारे बसे होते हैं। तो जब अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक वर्षा होती है और विनाशकारी होते हैं। कैसे होते हैं चक्रवात? विनाशकारी, बहुत ज्यादा नुकसान होता है, बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, तट से टकरा टकरा के जाती हैं। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों में के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं। कहाँ कहाँ आते हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों में, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कहाँ पहुंच जाते हैं ये? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में। और कोरोमंडल तट पर भी अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अपदाबों की वजह से होती है। कोरोमंडल तट पर भी ज्यादातर क्या होता है? अधिकतर वर्षा इन्हीं वजह से होती है। कोरोमंडल तट माने तमिलनाडु। अब वर्षा का वितरण भी तो हमारा एक समान नहीं है क्या? वर्षा का वितरण एक समान नहीं है ना। पश्चिमी तट, हमने आपको बताया पूर्वी तट पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, पर पूर्वी तरफ है ना, पश्चिम राजस्थान की तरफ वर्षा कम होती है। उत्तर पूर्वी भाग में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। पश्चिमी राजस्थान में से सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिण के पठार के आंतरिक भागों में पूर्व से भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। सबसे ज्यादा तो पूर्वी भागों में ही होती है वर्षा, असम की तरफ। हर इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षा में काफी कम रहती है। जम्मू कश्मीर का जो लेह है वहाँ बारिश कम होती है, बर्फ पड़ती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम होती है। हिमपात तथा हिमालय क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। हिमपात जो बर्फ गिरती है वो हिमालय क्षेत्रों में गिरती है, हमारी तरफ थोड़ी गिरती है। गिरती है क्या? यहाँ नहीं गिरती। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष में होने वाली वार्षिक मात्रा में भिन्नता होती है, क्योंकि कहीं कहीं बहुत अधिक बारिश होती है, कहीं कम होती है, इसलिए वार्षिक वर्षा में भिन्नता होती है। कहीं 400 सेंटीमीटर हो रही है तो कहीं 100 सेंटीमीटर हो रही है, कहीं 70 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। तो अलग अलग जगहों पर बारिश की मात्रा अलग अलग है। राजस्थान, गुजरात तथा कुछ भाग पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया क्षेत्रों में पाए जाते होते हैं। वहाँ वर्षा ऋतु वाले क्षेत्रों में अधिक बाढ़ें आती हैं, जबकि जो सूखे क्षेत्र हैं जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ सूखे की आशंका हो जाती है। हमारे यहाँ भी सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ आई? असम, देखे थे आपने समाचार में, असम, बिहार, केरल, यहाँ बाढ़ जैसी स्थिति थी और राजस्थान वगैरह में सूखे जैसी स्थिति हो जाती है। हमारे यहाँ भी सूखे जैसी स्थिति थी, 2-3 बार बारिश हुई बस। मानसून एकता का परिचायक, ये टॉपिक है इसमें, मानसून एकता का परिचायक। जो बारिश होती है, हमारा मानसून है, इसके इर्द गिर्द बहुत सारे त्योहार होते हैं। बहुत सारे त्योहार इन्हीं मानसून, इन्हीं सीजन के आसपास घूमते रहते हैं। हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है, सबको पता है। बहुत अधिक ठंडी हवाएं आती है, लेकिन जो हिमालय खड़ा है जो उन हवाओं को रोक देता है। इसके कारण अपेक्षा क्या होता है, हमारे उत्तरी भारत में तापमान ऊंचा बना रहता है। प्रायद्वीप पठार तीनों ओर समुद्र के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना वहाँ ज्यादा सर्दी पड़ती है, और समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दशाओं में बहुत कम अंतर आता है। जो भी तट के किनारे बसे होते हैं वो मॉडरेट रहते हैं, वहाँ तापमान ना ज्यादा वर्षा, ना ज्यादा ठंड, ना ज्यादा सर्दी। परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत है। हालांकि मानसून हर जगह अलग अलग है, कहीं बहुत अधिक बारिश है, कहीं बहुत कम है, कहीं समकारी तापमान है, फिर भी मानसून हमारे भारतीयों को एक सूत्र में बांधे हुए है। कैसे बांधे हुए? कैसे ये एकता का परिचायक है? पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे जैसे पवन की दिशाएं चेंज होती हैं, हमारे सीजन बदलते आते हैं। कभी गर्मी आ जाती है, कभी सर्दी आ जाती है, कभी बारिश आ जाती है। वर्षा की अनिश्चितताओं तथा उसका आसमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। वर्षा अनिश्चित है, हम सोचते हैं जून में मानसून आ जाएगा, कई बार नहीं आता। हम सोचते हैं इस बार बहुत अधिक बारिश होगी, नहीं होती। तो वर्षा अनिश्चित है, उसका वितरण अनिश्चित है। संपूर्ण भारतीय भूदश, इसके जीव जंतु तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन, उनके त्योहार, उत्सव, सभी इस मानसूनी लेके चारों ओर घूम रहे हैं। संपूर्ण भारतीय, जितने भी हम भारतीय हैं, चाहे जीव जंतु हो, चाहे वनस्पति हो, चाहे कृषि हो, जब मानसून होता है, बारिश होती है, सब हरे भरे हो जाते हैं, होते कि नहीं? हर जगह हरियाली नजर आती है। तो सबका जीवन, चाहे हमें त्योहार हो,
सबका जीवन चक्र इसी मानसून के आगे पीछे घूमता रहता है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, चाहे उत्तर से दक्षिण ले लो, चाहे पूरब से पश्चिम ले लो, संपूर्ण भारतवासी प्रति वर्ष मानसून का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि नहीं? हमें लगता है बारिश होनी चाहिए, बहुत गर्मी हो रही है। सभी लोग, चाहे उत्तर से दक्षिण हो, चाहे पूरब से पश्चिम हो, मानसून का इंतजार करते हैं। ये मानसूनी पवनें क्या करती हैं? हमारी कृषि को जल प्रदान करती हैं। जो जंगल है, वन है, वहां तो कोई पानी देने नहीं जाता ना, वहां बारिश के ही पानी से तो क्या हो रहा है, वन वन जो है हरे भरे हैं। संपूर्ण देश को ये एक सूत्र में बांधती है। मानसून संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधते हैं। नदी घाटियों से भी बारिश, नदी घाटियां भी कब भरती है पानी से? जब वर्षा होती है, नहीं होंगी तो सूख जाएंगी। उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। जो भी जितना भी जल इन नदियों से घाटियों में आता है वो एक नदी बन जाती है और उन्हें नदी का नाम दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि मानसून किस तरह से एकता का परिचायक है। तो आप बता सकते हैं किस तरह से एकता का परिचायक है। भले मानसून की मात्रा या वितरण हर राज्य में, हर स्टेट में अलग है, हर दिशाओं में अलग है, फिर भी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम हर व्यक्ति किसका इंतजार करता है? मानसून का। अब इसका देखिए, मैं क्वेश्चन करा देती हूँ आप लोगों को, जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है वो कराती हूँ, और कल कुछ मैं इसके वो करा दूँ। आज तो बुक के करा देती हूँ, कल वैसे करा